वेलकम टू साई शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे सेल साइकिल का कंट्रोल। आप सभी को पता होगा, आपने सेल साइकिल पढ़ी हुई है और इस जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है इसमें मैं सेल साइकिल आपको नहीं पढ़ाऊंगा। सेल साइकिल आप हर एक बच्चे को मालूम है, क्योंकि बेसिक पूछा जाता है कि सेल डिवीज़न में, ठीक है, ये हम सेल साइकिल में कि डीएनए का कब डुप्लीकेट होता है, कौन सा साइकिल है, जैसे एम फेज़ पहले आता है, जी फेज़ कब आता है, G2 फेज़ कब आता है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे सिंपल सिंपल आपके बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके नॉन डिसजंक्शन कब होता है। ओके, एन फेज 2 में क्या होता है, एन फेज 1 में क्या होता है, नॉन डिसजंक्शन कब होता है, आपके जो क्रोमोसोम वो कब सेपरेट होते हैं, क्रॉसिंग ओवर कब होता है। सिंपल जैसे बेसिक से कुछ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बट मैं मेन इंपॉर्टेंट बात करूंगा सेल साइकिल कंट्रोल का। आप सभी को पता होगा सेल साइकिल में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो है सेल साइकिल कंट्रोल। इस सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम क्या है, इसमें आप सभी को मैं बता दूं तो यहाँ पर आप सभी को पता होगा द बेसिक सेल साइकिल कंट्रोल सिस्टम इज साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। दो आपके चीजें हैं, केमिकल्स हैं जो कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हम डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले एक है साइक्लिन और एक आपका सीडीके। सीडीके की फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। स्टार्ट करते हैं साइक्लिन से। साइक्लिन इज अ रेगुलेटरी प्रोटीन वेयर एज सीडीके इज ए कैटालिटिक प्रोटीन एंड एक्ट एज ए serine threonine protein kinases. Cyclin are so named because they undergo a cycle of synthesis and degradation in each cell cycle. अब देखो साइक्लिन को हम साइक्लिन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर एक सेल साइकिल में हर एक फेज में ये बनेगा और दोबारा टूटेगा। जैसे स्टार्ट में G1 फेज आएगा, तो G1 फेज से लेकर एस फेज तक एक साइकिलिन काम करेगा। उसके बाद एस फेज से लेकर G2 फेज तक आपका वो एस जो पहले वाला साइकिलिन था वो टूट जाएगा और नया साइकिलिन बनेगा। वैसे ही G2 फेज से लेकर एम फेज तक जो प्रीवियस साइकिलिन था वो टूट जाएगा और नया साइकिलिन बनेगा। ठीक है, तो एक साइकिलिन में काम करता है, तभी हम इसको साइकिलिन बोलते हैं। ओके, और दूसरी हम बात करें सीडीके की, तो सीडीके आपका एक कैटालिटिक प्रोटीन होती है। ठीक है, साइक्लिन बाइंड्स टू द सीडीके मॉलिक्यूल्स एंड कंट्रोल द एबिलिटी टू फोस्फोराइलेट द एप्रोप्रिएट टारगेट प्रोटीन। साइक्लिन अकेले काम नहीं कर सकता है, इसको सीडीके जरूरी है। ओके, ये काम तभी करेगा जब साइक्लिन और सीडीके दोनों ज्वाइन करेंगे एक दूसरे के साथ। जब ये दोनों ज्वाइन करेंगे एक दूसरे को, तो कोई भी प्रोटीन है जिसको टारगेट प्रोटीन को हमको फोस्फोराइलेट करना है, यानी वहाँ पर एडीपी के जगह एटीपी ज्वाइन करवाना है, तो वो फोस्फोराइलेशन स्टेप कंडक्ट करवाएगा साइक्लिन एंड सीडीके। ओके, तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स में डिफरेंट टाइप ऑफ सीडीके प्रेजेंट होते हैं। टोटल 20 टाइप ऑफ सीडीके प्रेजेंट होते हैं, बट हम सिंपल जो इंपॉर्टेंट है सीडीके 1, सीडीके 2, सीडीके 4 और सीडीके 6 की हम बात करेंगे। यहाँ पर मैं एक चार्ट बता दूं आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर चार्ट है। चार्ट को बताने से पहले एक साइकिल देख लीजिए। जिस बच्चे को ये साइकिल समझा गई उसको कोई भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो कितने फेज हैं। सबसे पहले G1 फेज आपको दिख रहा है, उसके बाद एस फेज है, उसके बाद G2 फेज है, उसके बाद एम फेज है। ये 4 फेज होते हैं हमारे माइटोसिस में। जब हमारे ये माइटोसिस प्रोसेस होती है, ठीक है, इसके बाद आपसे को पता होगा इंटरमेडिएटरी फेज आता है, रेस्टिंग फेज आता है। तो रेस्टिंग फेज के बाद ये आपके फेज आते हैं G1, एस फेज, G2 फेज और एम फेज। तो G1 फेज की मैं बात करूं, तो G1 फेज आप सभी को पता होगा गैप 1 फेज है। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि G1 फेज में कौन सी ऐसी साइक्लिन है जो इसको कंट्रोल करती है। ओके, तो G1 फेज में जो साइक्लिन है वो है साइक्लिन डी। और सीडीके कौन सा है, CDK4 एंड CDK6। ओके, साइक्लिन G1 से लेकर S तक इंटरमीडिएटरी कौन सी है। ठीक है, मैं चार्ट के हिसाब से आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो, आपको ओनली वर्टिब्रेट्स से देखना है। जैसे यहाँ पर मैं टिक किया वर्टिब्रेट्स का, तो वर्टिब्रेट्स में G1 फेज को कौन कौन कंट्रोल कर रहा है, साइक्लिन डी। और सीडीके कौन सा है, CDK4 एंड CDK6। साइक्लिन G1 से लेकर GS तक फेज को कौन कंट्रोल कर रहा है। ओके, G1 से S फेज के ट्रांजिशन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ट्रांजिशन, नोट S फेज। एस फेज का मैं नहीं पूछ रहा हूँ, G1 से लेकर एस फेज तक जाने तक एक ट्रांजिशन है, एक रास्ता है। उस रास्ते को कौन कंट्रोल कर रहा है, उस रास्ते को कंट्रोल कर रहा है साइक्लिन E और CDK2।
ओके, अब देखो एस फेज में हम पहुंच चुके हैं। एस फेज को कौन कंट्रोल कर रहा है? साइक्लिन ए और CDK 2। उसके बाद G2 फेज से लेकर M फेज तक जो रास्ता है, उस रास्ते को कौन कंट्रोल कर रहा है? उस रास्ते को कंट्रोल कर रहा है साइक्लिन ए और CDK 1। उसके बाद एम फेज को साइक्लिन बी और CDK 1 कंट्रोल कर रहा है। तो टोटल कितने साइक्लिन प्रेजेंट होती है? साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए और साइक्लिन बी। 4 टाइप ऑफ साइक्लिन प्रेजेंट होते हैं और 4 ही प्रकार के आपके CDK प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये आपका कंट्रोल सिस्टम है साइक्लिन और CDK का। उसके बाद मैं आपको बता दूं चेक पॉइंट्स की। तो चेक पॉइंट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मैंने समझा दिया है कि ये साइक्लिन और CDK क्या चीज़ है। ये सिंपल मोटा मोटा मैंने आपको समझाया, आगे आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा कि कैसे कैसे काम कर रहे हैं। मैं बात करूँ चेक पॉइंट्स की, तो यहाँ पर सेल साइकिल के बहुत सारा चेक पॉइंट प्रेजेंट होते हैं। चेक पॉइंट एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर देखा जाएगा कि कहीं DNA आपका डैमेज तो नहीं हो चुका है, DNA में कोई खराबी तो नहीं आ चुकी है, ये डुप्लीकेशन ढंग से तो नहीं हुई है, अमाइनो एसिड हमारे पास हैं या नहीं है, वो कुछ देखा जाता है। कहीं भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो क्या होगा, इस स्टेप पर देखा जाएगा कि हमें सेल साइकिल को आगे भेजना है, रोकना है, या इसको एपोप्टोसिस में भेज देना है। तो ये सब कुछ चेक पॉइंट्स से डिपेंड करते हैं। तो मैं बात करूं चेक पॉइंट्स की, तो सबसे पहले चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है G1 फेज में। ओके, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? G1 फेज में। G1 फेज में देखा जाएगा कि आपके सेल को आगे भेजना है या नहीं भेजना है। ये डिपेंड करता है, एक बहुत ही अच्छा सिग्नलिंग पाथवे है, RBE2F सिग्नलिंग पाथवे। आपने पढ़ा होगा RBE2F सिग्नलिंग पाथवे। ये एक ऐसा पाथवे होता है जहां पर देखा जाता है कि DNA की रेप्लिकेशन इनिशिएट करने के जो हमारे जितने भी उपकरण हैं, जितने भी साधन होते हैं जो DNA की डुप्लीकेशन में हेल्प करते हैं और एस फेज की एंट्री के लिए, वो हमारे पास हैं या नहीं है। हम सभी को पता होगा एस फेज में DNA रेप्लिकेट करेगा, बट रेप्लिकेट करने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो मटेरियल चाहिए। यदि वो मटेरियल, यदि वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो सेल साइकिल वहीं पर रुक जाएगी, बस यदि वो फैक्टर हैं तो सेल साइकिल आगे चलेगी। ठीक है, तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स में हम देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया है कौन सा बताया मैंने? RBE2F। दूसरा है DNA डैमेज चेक पॉइंट है। DNA डैमेज चेक पॉइंट आपका कहाँ पर प्रेजेंट होगा? आप सभी को पता होगा DNA डैमेज चेक पॉइंट आपका प्रेजेंट होगा G1 और S पेज के रास्ते में और G2 और M वाले रास्ते में। ये 2 रास्ते हैं, इन रास्तों में आपके चेक पॉइंट प्रेजेंट होंगे। कहाँ पर होंगे? आपको याद रखने हैं G1 और S फेज के ट्रांजिशन में और G2 और M फेज की ट्रांजिशन में। यहाँ पर आपके चेक पॉइंट प्रेजेंट होंगे DNA डैमेज चेक पॉइंट। और DNA डैमेज चेक पॉइंट का यदि आपको कोई एग्जांपल आएगा तो आपको याद रखना है P53 इज द DNA डैमेज चेक पॉइंट। ओके, अब देखो DNA डैमेज चेक पॉइंट में 2 सिग्नलिंग काम करते हैं, एक ATM और एक ATR। ATM और ATR क्वेश्चन कभी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे ATM और ATR में, तो ये देखो ये 2 जो पाथवे चले हुए हैं, ये पाथवे हैं ATM और ATR पाथवे। देखो सबसे पहले आपको देखना है पहले वाला आपका ATR पाथवे है। ATR पाथवे में होता क्या है, यदि आपके DNA में डैमेज हो गया, मान लीजिए सपोज कीजिए आपका एस फेज में जाने से पहले पहले आपके DNA में क्या होगा, ब्रेक आ गया, डैमेज हो गया, DNA आपका खराब हो गया। खराब कैसे हुआ? सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। DNA के आपसे पता 2 स्ट्रैंड होते हैं, यदि ओनली एक स्ट्रैंड ही आपका डैमेज हुआ है तब ATR पाथवे चलेगा। ATR आपका सबसे पहले रप्पा RPA आपके प्रोटीन है उसको रिक्रूट करेगा, वो आपके नेक्स्ट ATR रिप को प्रोड्यूस करेगा। रिप और ATR आपस में ज्वाइन करके CH1 को, आपको सबसे पहले होगा CH1 को रिक्रूट करता है। CH1 आपका CDC25 एक बहुत इंपॉर्टेंट डैमेज चेक पॉइंट है, CDC25 को रिक्रूट करेगा और CDC25 आपका सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा। ओके, ये पाथवे रट लीजिए, रटने से बाद इसको कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, DNA डैमेज यदि 2 स्ट्रैंड में हुआ है, कहाँ पर 2 स्ट्रैंड में हुआ है, तब ATM पाथवे आएगा। ATM पाथवे में आपका सबसे पहले mRN आएगा जो ATM के साथ बाइंड अप करेगा, CHK2 को एक्टिवेट करेगा। वहां पर कौन एक्टिवेट हुआ था? CHK1। इधर CHK2 एक्टिवेट होगा, CHK2 आपका P53 को एक्टिवेट करेगा। मैंने आपको पीछे समझाया कि P53 कहां पर आएगा, ये P53 को एक्टिवेट करेगा और P53 आपके DNA डैमेज चेक पॉइंट की जगह को स्टॉप कर देगा, आगे साइकिल को जाने नहीं देगा। उसके बाद
मैं आपको बता दूं, अब देखो दो मैंने आपको बताया, एक मैंने बताया आपको E2F आरबी, आरबी E2F, आरबी E2F आपका G1 फेज में प्रेजेंट होता है, ओके। और दूसरा मैंने आपको बताया P53, तो P53 आपका प्रेजेंट होता है ट्रांजिशन में, G1 और S फेज के ट्रांजिशन में आपका प्रेजेंट होता है P53। अब देखो ये दोनों कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, आपने बुक में पढ़ा होगा, जो भी आपकी बीएससी की बुक है उसमें थोड़ा सा बताया गया है कि आरबी के बारे में और E2F के बारे में, तो उसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक आरबी प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा 1। तो रेटिनोब्लास्टोमा एक जीन है, वो प्रोड्यूस करता है पीआरबी प्रोटीन। ये पीआरबी प्रोटीन क्या करती है, यहाँ पर आप सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखो सबसे पहले होता क्या है, हाउ द प्रोडक्ट ऑफ द आरबी जीन कंट्रोल दिस साइकिल। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम, the active unhypophosphorylated form of RB protein binds the transcription factor E2F and repress the gene transcription which is required for the transition from G1 to S phase। अब देखो E2F क्या चीज है, E2F एक ऐसे फैक्टर हैं, ऐसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो हमें चाहिए एस फेज में, डीएनए के डुप्लीकेशन में हमको ये फैक्टर चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि एस फेज में जब डीएनए डुप्लीकेट होगा तो उसे कोई ना कोई कुछ ना कुछ मटेरियल तो चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए, तो उसके पास कौन होता है, E2F होता है। तो E2F आपका हेल्प करता है डीएनए की रेप्लिकेशन में। यदि E2F प्रेजेंट है, किसके साथ बाइंड अप किया है, आरबी ने उसको बाइंड अप किया हुआ है, आरबी ने क्या किया है, उसको बाइंड अप किया हुआ है, तब हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन है, हमारी जो डुप्लीकेशन है वो नहीं होगी, ओके। या मैं डायग्राम से माध्यम से आपको समझाऊंगा, यहाँ पर देखो ये डायग्राम है। सबसे पहले आपका जो आरबी प्रोटीन है उसको उसने E2F को पकड़े रखा है। अब देखो आरबी ने E2F को पकड़ा रखा, तो क्या डीएनए आगे डुप्लीट करेगा, ये नहीं करेगा, ओबियसली नहीं करेगा, क्योंकि E2F उसको चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट आरबी ने इसको पकड़ रखा है। अब देखो मैं पूछूं कि पकड़े क्यों रखा है, पकड़े इसलिए रखा है कि कहीं पर डीएनए डैमेज हुआ है, या हम बोल सकते हैं कहीं पर डीएनए खराब है, इसी कारण इसने इसको पकड़े रखा है। अब देखो, अब मैंने बताया कि साइक्लिन और सीडीके काम करते हैं। अब साइक्लिन और सीडीके कैसे काम करते हैं, ये पॉजिटिवली काम करते हैं। साइक्लिन सीडीके कैसे काम करते हैं, पॉजिटिवली करते हैं, जहां भी सेल साइकिल को रोके रखा है उसको ये आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब देखो आरबी ने E2F को पकड़े रखा है, अब हमें चाहिए साइक्लिन डी और CDK4/6। मैंने आपको पढ़ाया है कि साइक्लिन डी और CDK4/6 कहाँ होता है, ये प्रेजेंट होता है G1 फेज में। तो G1 फेज में जब साइक्लिन डी और CDK4 आ जाएगा, ये थोड़ा सा फोस्फोराइलेट हो जाएगा, बट कैसे होगा, थोड़ा सा। यहाँ पर देखो एक ही फोस्फेट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हाइपोफोस्फोराइलेटेड। हाइपोफोस्फोराइलेटेड होने के बावजूद भी ये E2F को नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए साइक्लिन ई और CDK2। आप सभी को पता होगा साइक्लिन ई और CDK2 कहाँ प्रेजेंट होता है, ये G1 और एस फेज के ट्रांजिशन में प्रेजेंट है, रास्ते में प्रेजेंट है। और जब ये आ जाएगा तो ये हाइपर फोस्फोराइलेट हो जाएगी, ये पूरी तरह से फोस्फोराइलेट हो जाएगी और E2F को छोड़ देगी। जब देखो इसने E2F को छोड़ दिया है, ये आपकी डीपी के साथ ज्वाइन कर जाएगी। डीपी क्या आपका, डीपी एक ऐसी प्रोटीन होती है जो हेल्प करती है डीएनए डुप्लीकेशन में। जब E2F और डीपी ज्वाइन करेगा तो ये कर देगा डीएनए को डुप्लीकेट। तो डीएनए रेप्लिकेशन में E2F जरूरी है, आरबी ने बाइंड करके रखा था। जब हमारे साइक्लिन सीडी के आगे इन्होंने प्रोसीड कर दिया, इन्होंने E2F को रिलीज करवा दिया और हमारा काम हो गया पूरा, ओके। अब दूसरी मैं बात करूं आपकी रोल ऑफ P53 का क्या रोल है, तो P53 का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको हम बोलते हैं सेलुलर गेट कीपर है, ठीक है। एक होता है आपका गेट कीपर, एक होता है केयर टेकर, तो ये आपके गेट कीपर हैं। अब देखो मैं आपको ऐसे सिंपल तरीके से यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे शरीर में P53 की जो कंसंट्रेशन होती है वो नॉर्मल कैसे होती है, लो होती है, कम ही होती है। P53 की कंसंट्रेशन कैसे होती है, कम होती है। जब कोई भी स्ट्रेस नहीं आया है, कोई डीएनए डैमेज नहीं हुआ है, सिंपल हमारे शरीर में P53 की कंसंट्रेशन कम रहेगी। बट जब डीएनए डैमेज हो गया, ऑक्सीडेशन स्ट्रेस हो गई, टीलोमर इरोजन हो गया, डीएनए टूट गया या कहीं पर कुछ हो गया, तब ये लो P53 एक्टिवेट हो जाएगा और ये हायर कंसंट्रेशन में आ जाएगा। लो कंसंट्रेशन से कैसे आ जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से आ जाएगा। और यदि ये हायर कंसंट्रेशन में आ गया तो ये भाई ये आगे जाके क्या कर देगा, ये सेल साइकिल को स्टॉप कर देगा। अब ये कैसे करेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं।
यहाँ पर देखो नॉर्मल स्टेट आपको दिख रही है, यहाँ पे p53 प्रेजेंट है, MDM2 ये p53 को बाइंड करके रखता है। देखो जब p53 MDM2 के साथ बाइंड रहेगा, ये आपका लो कंसंट्रेशन में रहेगा। बट जब यहाँ पर देखो मैंने आपको पढ़ाया है डीएनए डैमेज डबल स्ट्रैंड में आएगा तो ATM पाथवे चलेगा, ATM पाथवे चलेगा तो CH2 आपका एक्टिवेट होगा, और CH2 क्या करेगा, मैंने आपको बहुत पीछे जाके बताया था कि CH2 आपका एक्टिवेट हो जाएगा तो ये p53 को एक्टिवेट करेगा। कैसे, p53 और MDM2 ये आपस में ज्वाइन करके रहते हैं, आपस में चिपके रहते हैं। पर जब CH2 आ जाएगा तो ये फॉस्फोराइलेट हो जाएगा, p53 अलग हो जाएगा MDM2 से। अब देखो p53 अलग होगा, ये फॉस्फोराइलेट इस वक्त ये फॉस्फोराइलेटेड है तो ये हायर कंसंट्रेशन में है, और हायर कंसंट्रेशन में होते हुए ये कर देगा P21 को एक्टिवेट, और P21 आपका G1 और S को क्या कर देगा, इनएक्टिवेट कर देगा। अब मैं आपसे पूछूं यदि आपका G1 और S CDK और S CDK आपका इनएक्टिवेट है तो सेल साइकिल रुकेगी, ये चलेगी। तो सेल साइकिल आपकी ऑब्वियसली है रुक जाएगी, क्योंकि साइक्लिन और CDK हमें प्रोसीड करने के लिए चाहिए। मैंने अभी आपको बताया ये पॉजिटिवली काम करते हैं, जितने भी साइक्लिन और CDK हैं ये पॉजिटिवली वर्क करेंगे, क्योंकि ये साइकिल को आगे आगे भेजतेंगे, G1 से G2 में भेजेंगे, G2 से M में भेजेंगे, मतलब ये आगे आगे ट्रांजिशन को भेजते हैं। बट यदि p53 इनको ही इनएक्टिवेट कर दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो साइकिल वो रुक जाएगी। रुकेगी क्यों, डीएनए डैमेज है इसलिए रुकेगी। अब डीएनए डैमेज है, यहाँ पर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म चलेगा। डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे मैकेनिज्म है, किसी भी मैकेनिज्म के माध्यम से डीएनए रिपेयर किया जाएगा। यदि डीएनए रिपेयर हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो उसको एपोप्टोसिस में भेज दिया जाएगा। तो ये सारा आपका था। अब इसको मैं एक समराइज करता हूँ कि मैंने आपको पढ़ाया क्या। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे उनको कुछ पता नहीं चला होगा कि मैंने किया क्या, ठीक है। समराइज करूँ मैं तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा सेल साइकिल हमारे शरीर में चलती है। सेल साइकिल चलाने के लिए हमारे पास कुछ कंट्रोल सिस्टम है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रोल सिस्टम है वो है आपका साइक्लिन और CDK। ये पॉजिटिवली वर्क करेंगे, यानी सेल साइकिल को आगे आगे प्रोसीड करेंगे। और एक होता है नेगेटिवली प्रोसीड करते हैं, वो है आपके p53 और E2RB। ये दो आपके नेगेटिवली कंट्रोल करते हैं, यानी सेल साइकिल को स्टॉप करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम सेल साइकिल। CDK कैसे कैसे आपके स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, साइकिलिंग कैसे आपकी आगे आगे प्रोसीड कर रहा है। तो आप सभी को पता होगा RB क्या करता है, RB E2F को बाइंड कर रखता है, क्योंकि RB चाहता है कि डीएनए आगे ना जाए, सेल साइकिल आगे ना जाए। बट हमारे सभी को पता होगा जितने भी साइकिलिन है वो हेल्प करते हैं कि आगे जाए साइकिल। तो आगे जाने के लिए आप सभी को मैंने पीछे पढ़ाया कि साइकिलिन CDK1 आया, साइकिलिन D आया, इन्होंने आगे हाइपोफॉस्फोराइलेट की, उसके बाद साइकिलिन E आया और CDK2 आया, इन्होंने इसको हाइपरफॉस्फोराइलेट किया और हमारे E2F को रिलीज कर दिया गया। E2F रिलीज हो गया तो E2F ने आगे डीएनए रेप्लिकेशन कर दी। ओके, साइकिल आगे प्रोसीड की, किसने, साइकिल CDK ने। उसके बाद हमारे नेगेटिव आ गया एक और, वो था p53। यदि हमारे शरीर में कहीं पर डीएनए डैमेज हो जाता है तो सेल साइकिल आगे नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती है, क्योंकि देखो यदि आपका डैमेज डीएनए आगे चला गया, डुप्लीकेशन कर दी, तो उसने क्या कर देगा, वो आपका एनोप्लाइडी कर देगा, पॉलीप्लाइडी कर देगा, आपके क्रोमोसोम को ही चेंज कर देगा वो। तो इसीलिए हमारी ये कैंसर क्रिएट कर देगा। तो इसी के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि डीएनए अच्छा डीएनए जाए, डैमेज डीएनए आगे ना जाए। तो डैमेज डीएनए आगे जाने से रोकने के लिए हमारे पास p53 बैठा हुआ है। p53 क्या करता है, जब भी p53 मसरी में बैठा है ये लो कंसंट्रेशन में बैठा है, बट जहां पर भी डीएनए डैमेज हो चुका है ये हायर कंसंट्रेशन में आ जाएगा। हायर कंसंट्रेशन में कैसे आएगा, मैंने आपको बताया है, MDM के साथ ये हट जाएगा, CH2 कर देगा इसको एक्टिवेट। अब देखो ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये p21 को रिलीज कर देगा, और p22 आपका डीएनए को, ये सेल साइकिल को आगे जाने नहीं देगा। कैसे नहीं देगा, क्योंकि साइक्लिन और CDK को ही स्टॉप कर देगा। साइक्लिन और CDK आपके हेल्प करते हैं सेल साइकिल को आगे प्रोसीड करने के लिए, बट इसने इसको स्टॉप कर दिया तो साइकिल ऑब्वियसली रुक जाएगी। जब तक रुकेगी तब तक रुकते रहेगी जब तक डीएनए डैमेज नहीं होता है। यदि अच्छा है रिपेयर कर लिया तो ठीक, नहीं किया तो इसको आगे सेल को हमारे जो एपोप्टोसिस की एक प्रोसेस है उसके द्वारा उसको खा लिया जाता है। ओके, दैट्स ओवर। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करना। थैंक यू।